अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उर्सा कंवल आपके प्रोग्राम की होस्ट प्रोग्राम कानून सबके लिए मैं हाजिर हूँ। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत कुछ सोचने समझने का मौका मिल रहा होगा। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट एडवोकेट बाबर मिर्ज़ा साहब, जो कि हमें और आपको कानूनी पेचीदगियों से शनासा करेंगे और बताएंगे कानून क्या है और हमें इस पर कैसे अमल करना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जनाब बाबर मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसे? अल्लाह का एहसान है। सर, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है? रेंट एग्रीमेंट देखें, जैसे बेसिकली एक मुआहदा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए। दो फरीकों के माबैन हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखते हैं और उसी के हिसाब से हम अपने फर्दर उस डील को आगे ले जाते हैं। अब इसमें मैं आपके नाज़रीन के लिए इसको आम फहम ज़बान में इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे हम निकाह करते हैं तो निकाह का फॉर्म होता है, उसमें दोनों फरीकैन के मामलात को हम लिखते हैं, उनकी डिटेल्स को लिखते हैं। इसी तरह कोई कारोबारी, कोई सेल परचेज किसी दुकान की या किसी बिल्डिंग की या किसी ऑफिस की परचेजिंग या घर की परचेजिंग होती है तो उसमें हम वो एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब किराएदारी का जो ये मामला होता है, इसमें भी दोनों फरीकैन बैठ के इसमें अपने आप को फाइनलाइज करते हैं इस चीज़ को कि मैंने ये पोर्शन या ये घर या ये दुकान या ये गोदाम या ये गैरेज इस हवाले से इन शराइत पे इस सिक्योरिटी डिपॉजिट की रोशनी में और इतने रेंट की मद में मस्कूरा ये मैं पूरी प्रेमिसेस फलाने साहब जो आपके फरीके दो में इनको मैं दे रहा हूँ, उसमें आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखवाते हैं ताकि कल कला को खुदा न खास्ता किसी किस्म का डिस्प्यूट पैदा ना हो और आप आपस में ही अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको डील करें। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिस तरीके के रेंट एग्रीमेंट होते हैं, जो स्पेसिफिक हमारा टॉपिक है, इसमें जो स्टेट वाले होते हैं, रियल इस्टेट वाले, उनका बड़ा किरदार होता है। ऑफिशियली वही बना के बेसिकली मालिक मकान और पार्टीज़ लाते हैं और उन्हीं की ये परफॉर्मेंस होती है और उन्हीं की ड्यूटी होती है, तो वो ये एग्रीमेंट वाला काम होता है वो भी कर लेते हैं। लेकिन वो बेसिकली चलते फिरते किस्म के रेंट एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें कोई ऐसी ख़ास या कोई पेचीदगियों वाली शराइत नहीं लिखाई जाती हैं। तो मीन्स अपनी पूरी डिटेल्स जी एग्जैक्टली जो अगर आप आज से कुछ साल पहले 5-10 साल पहले के एग्रीमेंट्स उठा के देखें, आसान है। आप तो आजकल गूगल का ज़माना है, गूगल पे भी सर्च करके आप उसके फॉर्मेट्स देख सकती हैं। तो उसमें बहुत डिटेल में जाके बताया जाता था कि ये रेंट अगर दिया गया ये जगह या ये दुकान तो इसके साथ ये चीज़ें, ये फिक्सचर्स इसके साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। इसके सामने का जो ओपन एरिया है या दुकान है, डबल छत की दुकान है या स्टेयर्स हैं, स्टेयर केस हो गया आपका, और आपकी इवन पानी की मोटर भी अगर आपको उस पोर्शन में जाती थी तो वो भी एग्रीमेंट का हिस्सा बनाई जाती थी। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप जब कोई चीज़ किराए पे रहते हैं तो मेंटेनेंस और आपका ख्याल रखना ये दोनों फरीकों की भी जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि क्योंकि इसमें मेंटेनेंस के बड़े इश्यूज आ जाते हैं। आपने किराया ले लिया तो, लेकिन आप होता तो किराए पर है और आप पे भी कर रहे होते हैं मंथली उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, लेकिन आपने यूज़ इस तरीके से इस दर से करना होता है कि वो आपकी प्रेमिसेस होती हैं, आपने वहाँ रहना होता है। तो ये कुछ बेकायदगियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। तो रेंट एग्रीमेंट को बहुत बाहोशो आवाज़ भरना चाहिए और इसमें जितनी भी आप अपनी पेचीदगियों वाली शराइत डाल सकते हैं। मसलन बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। लोग कुछ अपना मेहमान लोगों के आने शुरू हो जाते हैं, कहीं पे किराएदार तंग करते हैं, मतलब किराएदार तंग कर देते हैं, या आपकी डेट्स में बड़ा फ़र्क आ जाता है। जो रेंट की आपकी डेट होती है, बेसिकली रेंट एक एडवांस की चीज़ होती है जो आप महीने के शुरू में ही मालिक मकान आपसे डिमांड कर देता है और बहुत सारी डिटेल। तो उसमें मैं आपके नाज़रीन को आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि जब वो रेंट एग्रीमेंट में जाएं तो उसको बिल्कुल बाहोशो आवाज़ बहुत तरीके से और बहुत तसल्ली से उसको भरें ताकि कल कला को किसी किस्म के डिस्प्यूट से आप या आपका फरीके दोम उसके बीच में क्रिएट ना हो, वो परेशानी का बाइस बनेगा। ठीक है सर, रेंट एग्रीमेंट की अहमियत बताएं। देखिए, रेंट एग्रीमेंट की अहमियत, कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया। देखिए, रेंट एग्रीमेंट को इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। हम कोई भी जॉब करते हैं, कहीं भी हम ज्वाइनिंग देते हैं, कोई भी मामलात होते हैं, इवन शादी से लेके और भी जितने मामलात होते हैं जिसमें हमारी डीलिंग इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमारा प्रोफेशन इन्वॉल्व होता है, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की बेसिकली या रेंट एग्रीमेंट कह लें आप, इसकी बहुत अपनी जगह वैल्यू है। बहुत इसके बहुत समर वो हैं समरात जो आपको आने वाले दिनों में पता चलते हैं। अब लेट सपोज खुदा न खास्ता आपका कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया मालिक मकान और आपके किराएदार का, मतलब लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का, किस सूरत में आप अदालत में अगर आप शो करेंगे कि आप
किराएदार हैं, और वो तो अपने मालिक मकान को शो कर देगा अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को देके, अपने जो भी इसके लॉफुल जिस चीज़ का वो ओनर होगा, शॉप का, गैरेज का, तो वो तो अपने डॉक्यूमेंट जमा करा देगा। आप किस तरीके से आगे शो करेंगी कि आप टेनेंट हैं और आपने इतने अरसे का किराया दिया हुआ है। और इसमें बाज़ दफ़ा मैं तो आपके एक और चीज़ मेरे जहन में भी आई है, हम जो किराया देते हैं इसकी भी रसीद बहुत सारे लोग नहीं लेते। तो अक्सर बेशतर जो डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं, जो मेरी डेली मतलब रोज़मर्रा की लाइफ में कोर्ट्स में मुझे ये इश्यूज़ नज़र आते हैं, वो एक शख्स 2 साल से रह रहा होता है, एग्रीमेंट भी होता है, लेकिन उसके पास रसीदें नहीं होती, प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ नहीं होता है। तो कोई इतने में मुज़ायका नहीं है, प्रिंटेड रसीदें मिल जाती हैं मार्केट से, रियल एस्टेट वालों के पास, वरना सिटी कोर्ट पे बाकायदा इसका एक शेड्स के नीचे इसका एक फॉर्मेट होता है रेंट एग्रीमेंट की रसीद का, वो भी अपनी, मैं तो कहता हूँ कि मालिक भी अपनी फ़ाइल में लगाए और किराएदार भी अपनी फ़ाइल में लगाए, ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से अपने आप को बच सकें। सर, इसको बनाने का मौसर तरीक़ाकार क्या है? इसका मौसर और बेहतरीन तरीक़ेकार मैंने आपको बताया कि आप उन शराइत को आप उसमें आवेज़ा करेंगे, आप उसमें डालेंगे, आप जिन चीज़ों से आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आपको इश्यूज़ हों। अब मैं आपके नाज़रीन के लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बहुत सारी ऐसे पोर्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स होते हैं जहाँ पे जो आपके मीटर्स होते हैं, यूटिलिटी मीटर्स, लेट सपोज हम बिजली के मीटर की बात करते हैं, वो कंबाइन होते हैं। बहुत सारी जगहों पे गैस के कनेक्शन कंबाइन होते हैं। अब डिस्प्यूट वो पड़ता है कि तुम्हारा कितना और मेरा कितना। ये छोटी सी बात होती है जो हम अपने कमरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय कर सकते हैं, लेकिन हम बहालत मजबूरी एक तमाशे की सिनेरियो में आ जाते हैं और बिलाखिर हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो ये ऐसी बहुत सारी शराइत हैं जिसमें आप अगर शुरू दिन से ही उसमें मेंशन कर देंगी, जिसमें किराए का इजाफे से रिलेटेड या कौन से मामलात आपने प्रॉपर्टी को यूज़ किस तरीके से करना है और जिस मकसद के लिए दी गई है ख़ास उसी स्पेसिफिक उस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाए, उसमें किसी किस्म का ऐसा इशूज़ क्रिएट ना हो कि आपके नेबरहुड में या आपके मोहल्ले में कोई न्यूसेंस क्रिएट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, या आपकी गाड़ी खड़ी करने पे कोई इश्यूज़ है। अगर वो कारपोर्च आपके उस पोर्शन में आता है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उस गाड़ी को, अपनी गाड़ी को अपने पार्किंग में खड़ा करें, ना कि आप रोड पे खड़ा करके किसी मोहल्लेदार की गाड़ी की जगह का आप कब्ज़ा करें। तो मैं ये समझता हूँ ये छोटी छोटी वो इश्यूज़ हैं जिनको अगर हम तरीके से और अपने खुश दिली से और खुश अखलाकी से भी हम इसको कवर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई जंग और लड़ाई झगड़े का माहौल बनाया जाए। ये एग्रीमेंट कितने अरसे की मुद्दत के लिए बनाया जाता है? देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है बेसिकली दिस इज़ ऑल बिटवीन 2 पार्टीज़, मतलब लैंडलॉर्ड एंड सेकंड इज़ योर टेनेंट। ये जो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है ये बेसिकली आपके ऊपर होता है कि आप उस शख्स को किस तरह जानते हैं। बस हालात में ये देखा है मैंने आया कि आपकी बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स होती हैं, आप उनको अपना रेंट पे अपना पोर्शन देते हैं, अपने प्रेमिसेस आप उनको रेंट पे देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी के केयर ऑफ आते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रियल एस्टेट के थ्रू आते हैं। अब आपने देखना ये है कि आप उस बंदे से आपकी जो मीटिंग होती है, जो रियल एस्टेट वाला कराता है या किसी, आपने बेसिकली उसको जांचना ये होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से या उसकी फैमिली। सबसे पहले तो देखिए फैमिली का होना बहुत लाजमी है। बैचलर्स को देना एक सर का दर्द है। वक्ती तौर पे आप बहुत अच्छा किराया उनसे ले सकते हैं, लेकिन वो एंड ऑफ द डे इट विल बिकम प्रॉब्लम फॉर यू। सेकेंडली, जिस तरीके से अभी देखने में आया था और बड़ा हुकूमत सिंध ने बड़ा इस पर क्रैकडाउन किया और बड़ा अच्छे मामलात, बड़े खुश असलूबी से मामलात को हल किया। लोगों ने बीच में पोर्शंस में गेस्ट हाउस बनाने का रिवाज आ गया था। बेसिकली मिस्टर ए मिस्टर बी से एक पोर्शन लेता है, एक फ्लैट लेता है और उसके अंदर पार्टीशन करके उसको पर्सनली तौर पे आगे रेंट आउट करके अपना गेस्ट हाउस का काम शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें अननोन लोग आते हैं और कोई भी किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का ख़तरा हो सकता है, किसी भी बदअखलाक हरकत का ख़तरा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए भी आप इन चीज़ों पे अपनी नज़र रख सकते हैं, आप इनको अपने हाथ में रख सकते हैं। तो जो मौसर है वो तो बेसिकली 11 महीने। अब लेकिन 11 महीने की भी वजह क्या है, लोगों को बेसिकली इसका बैकग्राउंड पता ही नहीं है, क्योंकि जो एग्रीमेंट्स 12 महीने के होते हैं उन पर स्टैम्प ड्यूटी लागू हो जाती है। उस 1 महीने की स्टैम्प ड्यूटी से बचने के लिए लोग 11 महीने को तरजीह देते हैं। और आप किसी से भी पूछें हमारे माशरे में फलाने का रेंट एग्रीमेंट कितने का है, तुम्हारा कितने का, तो वो आपको 11 महीने का ही है, लेकिन बैकग्राउंड उनको बेसिकली नहीं पता होता। 12 महीने का इसलिए नहीं बनता क्योंकि उस पर स्टैम्प ड्यूटी लागू होती है। मैं समझता हूँ, और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जब आपका कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है और आप कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाज़ा खटखटाते हैं, इवन देन आपने उसका जुर्माना भरना होता है।
इवन देन आपने उसका जुर्माना पहले भरना होता है, उसके बाद आपके केस को फाइल या दायर या जो भी उसकी आगे की एज होती है वो आगे उसको चलाई जाता है। तो सबसे पहले मैं तो बोलता हूँ आप SOPs को, कानून को लोग समझते नहीं हैं। कानून को अगर आप साथ लेके चलेंगे, कानून पे अपनी ग्रिप बनाएंगे, ज़रूरी थोड़ी कि वकीलों ने कोई ठेका उठाया हुआ है कानून का। कानून की किताबें तो बाज़ार में आम है, हर बंदे को चाहिए, उसका जो राइट्स हैं उसको पता होने चाहिए। मालिक मकान को उसका राइट पता होना चाहिए, किराएदार को उसका राइट पता होना चाहिए। यहाँ पे राइट्स पता नहीं होते, लोग गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं और मशवरा भी उन लोगों से कर रहे होते हैं जिनका कोई इस डील से या इस मामला से या इस पर कोई उनकी नज़रसानी नहीं होती। तो नेचुरली वो आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो हम वो सिर्फ वो स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए 11 महीने को हम फाइनलाइज करते हैं। मीन सबसे कम 11 महीने सबसे कम, क्योंकि 12वें महीने में मैंने आपको बताया ना स्टैम्प ड्यूटी लागू हो जाएगी। जो एग्रीमेंट्स 12 महीने पे होते हैं उन पे ड्यूटी लागू हो जाती है। मज़कूरा जगह से क्या मुराद है? ये आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल है। मैं आपको बताऊँ, अक्सर लोग इसी में प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में आ जाते हैं। मज़कूरा से का अगर इंग्लिश में आपको मैं ट्रांसलेशन करूँ तो होता है स्पेसिफिक, ख़ास। अब एक बेंगलो है गुलशन इकबाल में, हम उस बंगले का फर्स्ट फ्लोर बेसिकली किराए पे दे रहे हैं, तो हम मज़कूरा लिखे के बताएंगे कि स्पेसिफिकली फर्स्ट फ्लोर इसको दिया जा रहा है। वरना अगर हम बेंगलो का या शॉप का जिक्र करेंगे या किसी गैराज का, किसी ओपन किसी जगह का, किसी गोदाम का, तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। उस हिसाब से तो एग्रीमेंट में कि तो आप पूरे घर के किराएदार हो गए और कल को लिटिगेशन में आप जाते हैं या कानूनी किसी दाव पेच में आप फंस जाते हैं, तो आपके लिए अपने आप को बचाना, दोनों साइड्स को, फरीक अव्वल फरीक दोम, इन दोनों को अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो मज़कूरा है बेसिकली इसको इसलिए डाला जाता है कानून के हर एग्रीमेंट में कि ये स्पेसिफाई कर देता है, ये स्पेसिफिकली आपको वो पोर्शन बता देता है कि ये फर्स्ट फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है, या इवन उस फ्लोर में कभी अगर पार्टीशन का भी अगर आपको कोई रेंट पे अगर टेनेंसी एग्रीमेंट आपका पास होने जा रहा है, आपका साइन होने जा रहा है, तो उसमें आपको स्पेसिफिकली पता होता है कि मेरा ये पोर्शन है और इसका ये किराया होगा और इसका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा और ये मेरे पे इसकी शराइत लागू होती हैं। तो मज़कूरा से सिंपली मीन आपका स्पेसिफिकली किसी चीज़ को बिल्कुल उस पोर्शन से या उस प्रॉपर्टी से अलग कर देना। ये सारी बातें मीन्स एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं, ये शराइत में बिल्कुल ये टर्म्स एंड कंडीशंस में आती हैं। लोग इसको ओवरलुक कर जाते हैं और बाद में फिर उनके लिए सर का दर्द बन जाता है, फिर उनके लिए परेशानी का बाइस बनता है। और फिर वो अगर उनको कानून या इंसाफ मिलने में थोड़ा डिले होता है तो उनका पूरा जो मलबा होता है वो कानून और अदालतों पे या वकीलों पे वो गिरा देते हैं। बेसिकली अपना उनका होमवर्क पूरा नहीं होता, अपनी उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती, अपना उनको इल्म होता नहीं इससे रिलेटेड, इस कानून से रिलेटेड, इस सिनेरियो से रिलेटेड, लेकिन बस वो रोते गाते परेशानी की हालत में बस इधर जा उधर जा। सही बंदे से मशवरा करने जाने में उनको पता नहीं क्या मसला होता है, और वो मशवरा लेने भी उनसे जाते हैं जिनको ना सर का पता होता है ना पैर का। तो नेचुरली जब आप ऐसे लोगों से जिनको इल्म नहीं है इस चीज़ का, आप ऐसे लोगों से मशवरा करेंगे तो आपको किस किस्म का मशवरा मिलेगा? आप खुद समझदार हैं। जी सही बात है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की क्या अहमियत है? ये दो लफ्ज़ हैं, सिक्योरिटी और डिपॉजिट। सिक्योरिटी का मतलब अपनी हिफाजत, सिक्योरिटी गार्ड आप समझ, सिक्योरिटी गार्ड हम इसलिए रखते हैं कि वो हमें सिक्योर करता है, हमें गार्ड करता है। डिपॉजिट का मतलब जमा कराना। तो ये दो अल्फाज का मुखफ़फ़ है। और जिस तरह हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं अपना चेक, तो बेसिकली ये वो अमाउंट होता है, ये वो वाले पैसे होते हैं जो मालिक अपनी हिफाजत के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए, उसको बचाने के लिए, या उसके जहन में किसी किस्म के भी अगर ख़तरात हैं तो उनको दूर करने के लिए, उन ख़तरात को अमल जामा पहनाया जाए, उस हवाले से उनको अपने पास वो एक स्पेसिफिक एक अमाउंट होता है, वो प्रॉपर्टी एरिया और रेंट को मद्देनज़र रखते हुए एक ख़ास एक जो होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आप जमा करते हैं और वो लाजम और मलजूम वाला मामला होता है उसमें। अच्छा, उसमें ये होता है, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि खुदा ना खासा आप किराया देने में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं 1-2 महीने 3 महीने का। जैसे अब कोविड गुजरा आपके सामने, हमारे सामने बहुत सारी परेशानियों का पेश है। जी सर, इस बात का जवाब हम लेते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया है, चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ।